हाय दोस्तों। अ, आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और दिल बहुत उदास हो जाता है जब जब मैं ये देखता हूँ अपनी आंखों के सामने। सच बोलूँ तो अपने प्रोफेशन से कई बार घिन हो जाती है। कई बार मन करता है कि छोड़ दूँ यार ये सब, कुछ और कर लूँ, चला जाऊँ कहीं और। लेकिन फिर सोचता हूँ कि इस हिसाब से तो फिर हर इंसान अपनी ड्यूटी छोड़ दे, क्योंकि करप्शन हर जगह पे है। बुरे लोग हर जगह पे हैं। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे करप्शन ना हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छे पेशेंट बुरे पेशेंट, अच्छे रिलेटिव बुरे रिलेटिव, अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ जो मैं यहाँ पे प्रवचन दे रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो मेरे गले उतरती नहीं है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक वो हो जाता है, रह जाती हैं बातें। पेशेंट कई बार इतने सीरियस होते हैं, इतने सीरियस होते हैं कि घर वालों को भी पता होता है ये उनका आखिरी समय है, लेकिन फिर भी वो इलाज कराने से पीछे नहीं हटते। उनको लगता है कि हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हर रोज़ का 50,000, 1 लाख रुपया लग रहा है, 30,000। गरीब आदमी छोटे हॉस्पिटलों में इलाज कराता है, कोई सरकारी हॉस्पिटल में कराता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, है ना। और जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो बहुत सिक होता है। और कई बार क्या, ज़्यादातर समय ऐसा भी होता है जब पेशेंट के रिलेटिव को भी पता होता है कि मरीज के बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, और डॉक्टर को तो खैर पता होता ही है। लेकिन फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच, यानी डेड बॉडी से पैसा कमाना। इस आखिरी पलों का फायदा ना उठाया जाए। इस आखिरी पलों का फायदा उठाया जाता है कुछ डॉक्टरों द्वारा, कुछ हॉस्पिटल्स द्वारा। ठीक है, हम सबको कोशिश करनी है। पेशेंट जा रहा है, हम सबको अपना पूरा जोर लगाना होता है। हमने अपनी मेडिकल लाइन में यही सीखा है। हिपोक्रेटिक ओथ होती है। सब कुछ हम लोग कस्में खाते हैं, लेकिन शायद कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, सब ऐसे ही रह जाता है। आखिरी पलों में ऐसी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, इस तरह के प्रोसीजर कर दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और इतनी महंगी दवाइयाँ लिख जाती हैं कि जिनकी अगर आप एमआरपी देखें तो शायद 10 गुना 15 गुना महंगी दवा होती है। वही इंजेक्शन आपको 500 रुपये का मिलेगा, वही 5,000 का लिखा होता है। आप सोचिए। और आप तब ये लिख रहे हैं, देखो जब पेशेंट आया आपके पास तब भी क्रिटिकल था, तो क्रिटिकल केसेस में कायदे से सस्ता और ब्रांडेड, अच्छा ब्रांड का सस्ता इंजेक्शन लिखना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की जान का सवाल है, पेशेंट सीरियस है। लेकिन आप वहाँ पे लिखते हैं अपनी कंपनी का इंजेक्शन, या उस कंपनी का जो आपको पैसा देती है और जिसका एमआरपी 5,000 रुपये है, जो ब्रांडेड भी नहीं है, जिसका माई बाप कोई नहीं है, लेकिन आप लिखते हैं। फिर क्रिटिकल से पेशेंट बिल्कुल ऐसी हालत में आ जाता है जब वो मरने वाली हालत में होता है। फिर और मेडिसिन लिखी जाती हैं, फिर और महंगी दवाइयाँ लिखी जाती हैं। एक दिन की दवाइयों का खर्चा 30-30, 40-40 हज़ार रुपये आने लगता है। एल्ब्यूमिन 7,000 रुपये, एंटीबायोटिक एक दिन की एक इंजेक्शन 5,000, दूसरा 10,000। सोचिए, और सुबह शाम लगने हैं। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये सिर्फ मेडिसिन का एक दिन का खर्चा होता है। बहुत बार मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ ये सब होते हुए, और अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करता हूँ कि क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में आता नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्रिटिकल केयर में मेडिसिन यूज़ होती है, चाहे वो एंटीबायोटिक है या दूसरी मेडिसिन है, उनको प्लीज़ 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 उनकी प्राइस कैपिंग में लाएं। क्यों? और क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं है। आप किसी डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि आपने ये दवाई क्यों लिखी, आपने ये ब्रांड क्यों लिखा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है, जहाँ डॉक्टर के हाथ में ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। वो यही कहते हैं जी हम तो मेडिसिन का सिर्फ सॉल्ट लिखते हैं, बाकी दवाइयाँ क्या मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी वो तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट डिसाइड करता है, फार्मेसी डिसाइड करती है। और मैंने पहले भी बताया था कि एक फार्मेसी पूरे हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकती है। इतनी इनकम होती है फार्मेसी में कि पूरे हॉस्पिटल खर्चा सिर्फ खाली एक फार्मेसी उठा सकती है। लेकिन करें क्या? पहला मुद्दा तो यही है कि सरकार को इन मेडिसिन के दाम के ऊपर कैप कर देना चाहिए कि इससे ज़्यादा एमआरपी हो ही नहीं सकती। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर ऐसा हो जाए तो। दूसरा, पेशेंट को अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे पेशेंट बाहर से मेडिसिन ला सकते हैं तो उनको लानी चाहिए, और एक बार ऑनलाइन चेक करना चाहिए कि इसमें सॉल्ट क्या है और ये कितने का है।
ये जरूर करना चाहिए। लेकिन कई बार कई बार हॉस्पिटल वो दवाई लाने नहीं देता बाहर से, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ला सकते हैं तो बाहर की फार्मेसी से ले आएँ, अगर आपको सस्ता मिलता है तो। और उस वहाँ की फार्मेसी वाले से भी बात करें, अगर आपको सस्ता दे सकता है तो, उसके पास अगर अल्टरनेटिव है तो। देखो, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन पेशेंट के रिश्तेदार उस हालत में नहीं होते, क्योंकि पेशेंट जा रहा है, वो जा रहा है। एक बात बोलूँ आपको, शमशान घाट में जब बॉडी पहुंचती है ना, किसको अच्छा लगता है बताओ मुझे? सिवाय उस पंडित के जिसका रोज का काम है, उसको दान दक्षिणा मिलनी होती है। उस कफन वाले को, जिसको कफन बेचना है, और उसके एक दिन में एक भी कफन नहीं बिकता तो वो दुखी हो जाता है, उसके घर का खर्चा नहीं निकलता। समझे आप? तो किसी का दुख किसी का सुख बन जाता है। लेकिन हमारा काम क्या है? डॉक्टर्स का काम है दुखों को कम करना, क्योंकि हम डॉक्टर बने। मैं बार बार बोलता हूं कि फिर तुम डॉक्टर क्यों बने यार? तुम भी कफन ही बेच रहे हो, तुम भी कफन ही बेच रहे हो। जिस हिसाब से काम करो, कफन बेचना ही है। तुम भी मुर्दे से पैसा कमा रहे हो। कफन वाले का तो काम है कफन बेचना, उसके आप तो लिखा हुआ है, जग जाहिर है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा, मत करो यार। कहाँ जाओगे? पूरी जिंदगी बीत गई ये काम करते करते तुझे यार। कहाँ जाएगा तू बता? साथ लेके जाएगा अपनी आत्मा। और इनकी आत्मा पे कोई बोझ नहीं होता इन डॉक्टर्स की। हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो काम है पैसा कमाना। मैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, जिनके हाथ में कुछ है, जो ये काम करते हैं। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं अपने साथियों की बात कर रहा हूं, मैं अपने जूनियर्स की बात कर रहा हूं, मैं अपने सीनियर्स की बात कर रहा हूं, जो लोग ऐसा करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं। कहते हैं कि सब कुछ यही सबक मिल जाता है, सब हमारे पापों का। पता नहीं यार, मैं तो ये सुनता ही आया हूं। और फिर ये भी कहते हैं कि अच्छे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। पता नहीं, भगवान भी अब देखना बंद कर दिया शायद। तो मैं सिर्फ प्रे करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी डॉक्टर से कि मत करो ऐसा। मुर्दे से पैसा कमाना बंद कर दो, ठीक है? और भी कई तरह के काम हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन मुर्दों से पैसा कमाना बंद करो। पेशेंट के आखिरी समय का फ़ायदा उठाना बंद करो। इस तरह के प्रोसीजर कर देंगे, आखिरी टाइम पे ऐसे चार्जेस लगा देंगे, रिससिटेशन चार्जेस, फलाना चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस। हॉस्पिटल लगाए तो बात अलग है, हॉस्पिटल का काम है। लेकिन एक डॉक्टर जब ये करता है तो मुझे दुख होता है। हॉस्पिटल का तो काम ही पैसा कमाना है और उसको मैनेजमेंट देखना है, तो मैं उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, वो सबको पता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की कहानियां सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी कि दवाई पेशेंट बाहर से क्यों नहीं ला सकता? अगर उसका मेडिकल है में तो बात समझ में आती है कि वहाँ पे लोचे होते हैं। लेकिन अगर कैश का पेशेंट है, आप सोचिए कैश में एक बड़े हॉस्पिटल में कितना खर्चा आता है, आप सोच भी नहीं सकते। 1-1 लाख रुपए पर डे का आता है आईसीयू में, और पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे होता है। मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी होती है अटेंडेंट्स की, रोज का पैसा पानी की तरह बह रहा है, और ऊपर से कुछ डॉक्टर हैवान का काम करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल तो ये सरकार को ये भी एक काम करना चाहिए कि पेशेंट को बाहर से मेडिसिन लाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है इसके ऊपर तो मूवमेंट एक शुरू करना पड़ेगा कि पेशेंट को बाहर से मेडिसिन लाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इतना तो करो यार। सरकार क्यों आंखें बंद कर लेती है इन सब चीज़ों के ऊपर? कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता? चलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, आइए मेरे साथ, बैठते हैं जंतर मंतर पे, करते हैं कुछ। कौन आएगा मेरे साथ बताओ? अकेला चना बाहर नहीं फोक सकता भाई। बिल्ली के गले में घंटी मैं अकेला कैसे बांधूं? कौन आएगा मेरे साथ? आप आओगे? चलिए, शुक्रिया। मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं, मैंने भी जिंदगी में छोटे मोटे पाप किए हैं, लेकिन ये जो पाप है ना, ये देखे नहीं जाते। सच बता रहा हूं, नहीं देखे जाते। बंद कर दो यार। तुमने भी जाना एक दिन इस दुनिया से। बार बार सभी बोलते हैं कि क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। मिट्टी से आया था और मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ नहीं रह जाना भाई तेरे हाथ भी, सब यहीं रहेगा तेरा भी। मैं भी देख लेता हूँ तू क्या लेके जाता है अपने साथ। जब तक समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।